हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस लेसन है लाइफ प्रोसेस, ये 5th लेसन है जैव प्रक्रम। और इसमें हम अनुभाग आज 5.2 कर रहे हैं। इससे पहले हमने अनुभाग 5.1 हल किया है। तो हमारे चैनल पर आपको 8th और 9th का मैथ भी पूरा मिलेगा और 10th का मैथ भी पूरा है। अगर आपका कोई का भाई या बहन 8th या 9th में है, नए चैनल के बारे में आप बताइएगा। आइए पहला प्रश्न हल करते हैं। स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर होता है। आपने ये पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा। स्वपोषी पोषण क्या होता है? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। है ना, स्वपोषी जीव बोलते हैं ना, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। और विषम पोषी पोषण क्या होता है? जिसमें जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं, वो विषम पोषी होता है। अब जो स्वपोषी पोषण होता है उसमें की आवश्यकता होती है। हरे पौधे तभी तो अपना भोजन बनाएंगे। और विषम पोषी पोषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते ही नहीं, वो पौधों द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। और स्वपोषी पोषण में क्या होते हैं? लगभग सभी हरे पौधे जो हैं स्वपोषी पोषण में आते हैं। और विषम पोषी पोषण में सभी जंतु जो है विषम पोषी में आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। स्वपोषी पोषण, तो अपना जीव अपना पोषण स्वयं करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा स्वपोषी पोषण क्या होता है, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषम पोषी पोषण अपना स्वयं नहीं बनाते। स्वपोषी में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और विषम पोषी में क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। स्वपोषी में जो है हरे पौधे आते हैं और विषम पोषी में अन्य सभी जीव जंतु आते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। अब देखिए, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस पोषण में जीवधारी अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। इस पोषण विधि में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। सभी हरे पौधों में स्वपोषी पोषण होता है और सभी जंतु इस पोषण विधि से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि विषम पोषी पोषण से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और पेपर में आता है अक्सर ये। पिछले साल भी पेपरों में तीनों चारों सेट में आया था ये। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। अब देखो, कच्ची सामग्री क्या क्या होती है, हमने आपको ऊपर भी बताया था। खनिज लवण होते हैं। कहाँ से मिलते हैं इसको? मृदा से। खनिज लवण कहाँ से मिलते हैं? मृदा से। जल कहाँ से मिलता है? भी मृदा से। ठीक है। और क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। और यानी कि ऊर्जा। और सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलेगा? सूर्य की किरणों से। ठीक है ना। तो कच्ची सामग्री कहाँ से मिलती है? मृदा से और सूर्य के प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा खनिज लवण की कच्ची सामग्री के रूप में आवश्यकता होती है। यह सामग्री उन्हें विभिन्न प्रक्रम से प्राप्त होती है। कौन कौन से होते हैं वो? खनिज लवण तथा जल मृदा से प्राप्त होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु से प्राप्त होती है। और ऊर्जा जो है सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। ठीक है, तीन चीजें आएंगी यहाँ पर। खनिज लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। हमारे अमाशय में दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और इसका पीएच मान लगभग 2 के करीब होता है। ये क्या काम करता है? भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। क्यों? अम्ल है ये। ठीक है ना। और कठोर भोजन को नरम करता है। और क्या काम करता है ये? तो भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीव अगर गलती से चले जाएं, खाते हुए हाथ ना धोने के कारण, किसी भी कारण से, वो खत्म करता है, उनको मार देता है। ठीक है। हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है।
इसका पीएच मान लगभग कितना होता है? 2। यह भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या काम करता है? यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है और यह भोजन को नरम बनाता है। अगर भोजन नरम बनेगा तभी आगे जाके उनका पाचन होता है। ठीक है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? दोस्तों, जो हम भोजन करते हैं, भोजन में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, ये सब जो चीजें होती हैं, ये जटिल होती हैं। ये पोषक पदार्थ कैसे होते हैं? काफी जटिल होते हैं और शरीर जो है इनको सीधे पाचित नहीं कर सकता। अब इनको सीधे पाचित नहीं कर सकता तो कैसे पाचित करते हैं? जो एंजाइम होते हैं, विभिन्न एंजाइम इनको सरल अवयवों में बदल देते हैं, तब हमारा शरीर जो है इनका अवशोषण कर सकता है, तभी ये हमारे शरीर में भोजन पचता है। और की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को एमिलेज नामक एंजाइम ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। आपको पता है लार में होता है एमिलेज एंजाइम। प्रोटीन को प्रोटीज नामक एंजाइम अमीनोमर में बदल देता है और वसा को लाइपेज जो है वसीय अणुओं में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। देखिए, जो भोजन हम करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा तथा प्रोटीन जैसे जटिल पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। हमारा शरीर इन पोषक तत्वों को सीधे रूप में अवशोषित नहीं कर सकता। पाचक एंजाइम इन पदार्थों को सरल अवयवों में परिवर्तित कर देते हैं। और कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो? ये देखिए, एमिलेज, एमिलेज नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज में परिवर्तित करता है और पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है और लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वसीय अम्लों में बदल देते हैं। तभी ये हमारे शरीर में जाके पाचित हो जाते हैं, अन्यथा ये हमारे शरीर में पाचित नहीं होंगे। ठीक है। समझ में आ गया ना? ये तीन आपको हमने क्या बताए? एक, दो और ये तीन। तीन ऐसे एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पाचन करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत कैसे अभिकल्पित किया गया है? क्षुद्रांत होते हैं दोस्तों, इसे हम छोटी आंत बोलते हैं। ठीक है। वैसे तो ये लंबी होती है, परंतु यहाँ भी एक क्वेश्चन आता है, छोटी आंत को छोटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डाया जो है वो छोटा होता है। वैसे तो लंबाई ज्यादा होती है इसकी। ठीक है। इसको अंदर से जो छोटी आंत होती है, क्षुद्रांत होती है, यहाँ पर जो भोजन है, बचा हुआ भोजन यहीं पर अवशोषित सारे शरीर में पच के यहाँ आ जाता है और यहाँ पर ये महत्वपूर्ण अवयव हैं, तो हमारा शरीर अवशोषित कर लेता है। इसके लिए इसका क्षेत्रफल भी ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, क्षुद्रांत की भीतरी दीवारों पर पुली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसे हम दीर्घरोम या विल्ली बोलते हैं। ये अवशोही जो अवशोषण की जो सतह होती है उसको बढ़ा देते हैं और इससे क्या होता है, जो दीर्घरोम है और दीर्घरोम जो क्या होते हैं वो रक्त कोशिकाओं के सीधे संपर्क में रहते हैं। ठीक है। जो पचा हुआ भोजन जब इनके ऊपर से क्रॉस होता है तो रक्त कोशिकाएं उन्हें अवशोषित कर लेती हैं और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। देखिए, पचे हुए भोजन को क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित किया जाता है। क्षुद्रांत की भीतरी दीवारों पर उंगली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। यह अवशोषण का सही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। इनमें रक्त कोशिकाओं की अधिकता होती है, जिससे भोजन अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। यहाँ पर अवशोषित होगा और सबकी सभी जो कोशिकाएं हैं शरीर की, वहां तक बचा हुआ भोजन पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 5.2 अनुभाग यहाँ पूरा हो जाता है। अगली वीडियो में हम अनुभाग 5.3 कंप्लीट करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।